हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान के जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो राठौड़ राजवंश है उनको पढ़ेंगे और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने एक कच्छावा राजवंश को देखा था। कच्छावा राजवंश से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हमने किए। आज हम राठौड़ वंश के बारे में देखेंगे कि राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, कौन कौन से वंश हैं, कौन कौन से जो शासक है वो राठौड़ वंश में आए और उन्होंने राठौड़ों का इतिहास को गौरवान्वित किया। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति से है। राठौड़ शब्द है वो किससे बना है, जो कि दक्षिण भारत की एक जाति भी है। पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन है वो है चोल। तो ये ना राठौड़ शब्द है वो किस शब्द से बना है, जो है ना दक्षिण भारत में एक जाति भी है। तो बताना आप सबको ये कि राठौड़ शब्द है वो किससे बना है, जो दक्षिण की एक जाति थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट से बना है। राठौड़ शब्द जो राठौड़ शब्द है वो भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप है वो रट्टोड़ है, मतलब ये रट्टोड़ या जैसे राठौड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेख हुए। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिस्टिक, लटिक और रट्टिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृतिक रूप है जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। मतलब ये जो जितने भी शब्द है ये सब शब्द राष्ट्रकूट से मेल, रट है, लट्टड़ है, राउट है, ये सब जो शब्द हैं वो राठौड़ से मेल खाते हैं ना। मतलब कि ये जो सारे शब्द है वो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि राठौड़ शब्द, इसका जो तात्पर्य है कि जो राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। जो राठौड़ शब्द है वो किससे संबंधित है, राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है। उस जाति विशेष के लिए और उसे जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात है। यानी दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश है उसके नाम से ये विख्यात है। तो हमने देखा जो राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट शब्द से सिमिलरिटी रखता है ना, जो कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख जाति या वंश कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने वाला है ना, प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था, कि जब औरंगजेब की मृत्यु के आसपास है ना उन्होंने स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा ऑप्शन है पथेरी ग्राम, तीसरा ऑप्शन है जमेलो ग्राम और जो चौथा ऑप्शन है वो है मारवाड़। तो कौन सी ऐसी राजपूत रियासत थी जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है मारवाड़। ये एलडीसी एग्जाम में आ रखा है। देखो, मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। यानी मुगलों की अधीनता से ना जो क्या बोलते हैं स्वतंत्र करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। जो राठौड़ वंश है उसके प्रथम शासक कौन थे ये बताना है। पहला ऑप्शन है राव रणमल, दूसरा है मोकल, तीसरा ऑप्शन है राव जोधा और चौथा ऑप्शन है राव चूड़ा। तो इसका सही आंसर है राव चूड़ा। ये पटवारी 2000
क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन 2000 आगे कुछ लिखा नहीं है, मतलब 20 में आया है कबार, लेकिन पटवारी एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर है, तो ये 2021 या 22 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आ रखा है, 21 में आ रखा है। तो देखिए चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम ये मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन है? देखो मारवाड़ के जो राठौर वंश है उसका संस्थापक है वो राव सिया थे। मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक राव सिया की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा 1273 ईस्वी में हुई थी। राव सिया के वंशज थे वीरमदेव के पुत्र थे राव चूड़ा, मतलब कि पहले राव सिया फिर वीरमदेव फिर राव चूड़ा ने मारवाड़ की केंद्र शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया, यानी मंडोर को मारवाड़ की राजधानी किसने बनाया? राव चूड़ा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? किस शासक का शासनकाल है वो लगभग 50 वर्षों का रहा, यानी वो 50 वर्षों तक राजा बना रहा। पहला ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा ऑप्शन है राव चूड़ा, तीसरा ऑप्शन है राव मालदेव और जो चौथा ऑप्शन है वो है वीरमदेव। तो हमें बताना है कि शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्षों का रहा, और ये जेल प्रेरी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव जोधा। जो राव जोधा थे उनके शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा था। देखो राव जोधा 1438 से लेकर 1489 तक है ना, इन्होंने लोधी, मंडोर, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया था। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, जिसे मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन है राव चूड़ा, दूसरा मालदेव, तीसरा चंद्रसेन और चौथा राव जोधा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव जोधा। जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। दूसरा उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की और चौथा उसने बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त किया। तो देखो तो हम देखते हैं, देखो राव मालदेव है, जो राव गंगा उसका ज्येष्ठ पुत्र था। राव मालदेव का जो जन्म है वो 5 दिसंबर 1511 को हुआ। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा सिरोही के जो देवड़ा शासक थे जगमाल की पुत्री थी, और इन्होंने फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक तथा फरिश्ता व बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। यानी मतलब कि देखो उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। और फरिश्ता तथा बदायूनी जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इन्हें कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बदायूनी। फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? पहला ऑप्शन है मालदेव, दूसरा ऑप्शन है राव रणमल, तीसरा चंद्रसेन और चौथा राव जोधा। तो फारसी इतिहासकार अब्दुल फजल या बदायूनी ने निजामुद्दीन से ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालदेव। क्या है सही आंसर? क्या है? मालदेव है। नेक्स्ट है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? जो राव गंगा है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? पहला ऑप्शन है वीरम देव, दूसरा ऑप्शन है सातल देव, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा मालदेव। तो बताना है कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर है कि जो अब्दुल फजल और बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? तो इसका सही आंसर है मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? पहला ऑप्शन है वीरम देव, दूसरा सातल देव, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा मालदेव। तो हमें बताना है कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका जो सही आंसर है वो है जो मालदेव है। उन्होंने तो अपने पिता जो उनकी मृत्यु की और फिर वो मारवाड़ के शासक बने। ये राठौड़ों के प्रथम पितृहंता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जो राजस्थान है उसमें साहिबा का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? पहला ऑप्शन है 1519 से 20 तक, दूसरा ऑप्शन है 1544 से 45 तक, तीसरा 1436 से 37 तक और जो चौथा है ऑप्शन है वो है 1541 से 42 तक। तो हमें बताना राजस्थान में साहिबा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1541 से 42 को जो साहिबा या पाहोबा एक ही नाम है इन दोनों का वो लड़ा। देखो कन्नौज के युद्ध में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पाहोपा या साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जयसिंह को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है माना गया। मतलब कि राठौड़ों का कौन सा शासक है जिसे 52 युद्धों का विजेता और 58 परगना का स्वामी कहा गया है? पहला ऑप्शन है रावचंद्र सेन, दूसरा है मालदेव, तीसरा है मान सिंह और चौथा जोध सिंह।
तो इसका सही आंसर है मालदेव को कहा गया है। देखो, फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे और उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार भी मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। सोजत दुर्ग पाली वाला, मालकोट दुर्ग मेड़ता वाला और ना ये पोखरण दुर्ग इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो लड़ा गया जनवरी 1544 में, नवंबर 1544 में, जून 1544 में या दिसंबर 1544 में। तो जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? जनवरी 1544 में, नवंबर 1544 में या जून 1544 में या दिसंबर 1544 में। तो ये हमें बताना कि गिरी सुमेल का युद्ध, देखो आजकल हम क्या कर लेते हैं, केवल जो सन है यानी कि ना, जैसे हमने याद रख लिया चित्तौड़ का प्रथम चित्तौड़ का पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय, रणथंभौर का 1301, 1303 के अंदर चित्तौड़, 1308 के अंदर सिवाड़ा, 1311 के अंदर जालोर, ऐसे लड़ा के, है ना। लेकिन हम है ना ये नहीं कर पाते कि किस समय, अब 11 जुलाई और कहीं डेट ये आती है। तो अब जैसे गिरी सुमेल का युद्ध है ये हमें पता है कि 1544 में लड़ा गया था, लेकिन जो उसमें अब महीना भी आ गया, या जनवरी नवंबर में लड़ा गया, जून में या दिसंबर में, तो ये हमें याद रखना है कि भाई किस महीने में लड़ा गया एग्जैक्ट। अब 1544 तो मान लो हमें याद है, लेकिन अगर हमें महीना याद नहीं है तो हमने जो इतना कुछ पढ़ा वो सब बर्बाद हो जाएगा, तो फिर ये मतलब नहीं रहेगा ना। तो इसका सही आंसर है जनवरी 1544 में। देखो, मालदेव की सेना जेतारन जो शामिल पाली के युद्ध में 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुए। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख के फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई। तो उस टाइम शेरशाह ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई। वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बाशत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता एवं कोपा मारे गए। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने जो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की, यानी बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। यानी कल्याणमल और जो वीरमदेव थे उन्होंने इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी की सहायता की और मालदेव को पराजित करने में उसके विरुद्ध खड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए। कौन से वीर सेनानायक मारे गए? पहला ऑप्शन है जेता कोपा, दूसरा ऑप्शन है जेमल पत्ता, तीसरा ऑप्शन है गोरा बादल और चौथा ऑप्शन है वीर कल्ला। तो इसका सही आंसर है कि गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर जो मालदेव के सेनानायक मारे गए उनका नाम है जेता और कोपा है। देखो, अब गोरा बादल को देख लेते हैं। तो गोरा बादल जो 1303 के अंदर जो चित्तौड़ का साका हुआ था, तो उसमें गोरा बादल सेनानायक थे और रतन सिंह के थे ये। फिर जयमल पत्ता और वीर कल्लाजी राठौर, तो ये है ना जो चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ उसमें उदय सिंह के सेनानायक थे ये, जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो राजपूत नेताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मतलब कि मालदेव के विरुद्ध ना शेरशाह सूरी से जाकर मिले थे। उन दो राजपूत नेताओं के नाम बताने। पहला ऑप्शन है राव लूणकरण सर और राव जेत सिंह। दूसरा रावल लूणकरण सर और राव कल्याणमल। तीसरा है बीरमदेव और राव कल्याणमल और चौथा बीरमदेव और राव जेत सिंह। तो हमें बताना है कि है ना मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से कौन जाकर मिले थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि उन दो राजाओं के नाम बताने थे जो कि मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से जाकर मिले थे। तो इसका सही आंसर है वीरमदेव और कल्याणमल। जो वीरमदेव और कल्याणमल थे वो उन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया था गिरी सुमेल के युद्ध में, और इन्होंने षड्यंत्र रचा जिसमें जेता और पोपा जो विश्वास पात्र सैनिक थे उनके विरुद्ध भी अविश्वास उत्पन्न करवाया। और मालदेव रातों रात ही अपनी जो चंद सेना लेकर उस रण से निकल गए, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा और इस वजह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। शेरशाह सूरी है, उसके आक्रमण के समय मारवाड़ है उसका शासक कौन था। पहला ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा ऑप्शन है राव चंद्रसेन, तीसरा राव मालदेव और जो चौथा आंसर है वो है मोटा राजा उदय सिंह। तो हमें बताना है कि जो शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन था। और ये लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आ रखा है, जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2021-22 में हुआ था, शायद 22 में हुआ था, तो उसमें आ रखा है साइंस वाले में। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव मालदेव। क्या है? राव मालदेव। नेक्स्ट है, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। जो राव मालदेव है वो किस युद्ध में बिना लड़े ही वहाँ से चले गए, क्योंकि शत्रु सेना के षड्यंत्र का उन्हें आभास हो गया और उनको लगा कि उन्हीं के जो सामंत है, उन्हीं के जो विश्वास पात्र है वो उनके साथ गद्दारी करेंगे और उन्हें बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। तो इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया जिसका शिकार मालदेव हुए और वो रातों रात ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। तो कौन से युद्ध में करें? पहला ऑप्शन है मेड़ता का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है भद्राजून का युद्ध, तीसरा है खानवा का युद्ध और चौथा है सुमेल का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुमेल का युद्ध। जो राव मालदेव है वो गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में जनवरी के अंदर लड़ा गया था, तो उस युद्ध में बिना लड़े ही वो वहाँ से चले गए थे ना। नेक्स्ट है, तो देखिए जो गिरी सुमेल के युद्ध में सूरी ने छल कपट से नकली जाल पत्र मालदेव के शिविर के पास पहुंचा दिया। एक पत्र था जो उसने जो मालदेव के शिविर है वहाँ पे उसने एक पत्र पहुंचाया। उसमें लिखा था कि सरदार जेता व पोपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। उस पत्र में लिखा था कि जो दोनों विश्वास पात्र सैनिक है जेता और पोपा, वो मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नर्रा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता कोपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कोपा, पंचायन, करमसोत, सोनगर, आखेराज, नर्रा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत ही मुश्किल से विजय प्राप्त हुई। और उसने अंत में कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो खो देता, क्योंकि अगर वो राजस्थान को जीतता तो उसे क्या मिलता, उसे यहाँ लगान के रूप में या कर वसूली के रूप में बाजरा ही मिलता, क्योंकि राजस्थान में बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि जेता, गोपा, आखेरा, सोनगरा और नर्रा चौहान इन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा ऑप्शन है कदमावती, तीसरा ऑप्शन है उमादेव और चौथा है रूपमती। तो हमें बताना है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है?
तो इसका सही आंसर है उमादें। रानी उमादें जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी थी, जो आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर वह सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? जो मोटा राजा उदय सिंह है, उन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा ऑप्शन है खुर्रम, तीसरा ऑप्शन है जो सलीम और चौथा ऑप्शन है सदाकत खां। तो मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है तो इसका सही आंसर है सलीम। देखो, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानबाई, जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? पहला ऑप्शन है बीकानेर के राजा राय सिंह, दूसरा है मारवाड़ का राव चंद्रसेन, तीसरा आमेर के राजा बहारमल और जो चौथा मेवाड़ राजा अमर सिंह। तो बताना हमें कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर युद्ध रखा और समर्पण नहीं किया? इसका सही आंसर है मारवाड़ के राजा थे रावचंद्र सिंह। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध वो संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। वो नागौर दरबार में भी आए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखो, रावचंद्र सेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। ये राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र रावचंद्र सेन 31 दिसंबर 1562 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा गया। जो मारवाड़ है उसका भूला बिसरा नायक कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप है, उनका पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है राव मालदेव, दूसरा ऑप्शन है रावचंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह और चौथा ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो रावचंद्र सेन है, उन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? पहला ऑप्शन है उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है जगमाल और जो चौथा ऑप्शन है वो है जगत सिंह। तो बताना है कि 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल या जगत सिंह? तो इसका सही आंसर है राम सिंह। देखो,
1564 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुल्लोखो के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? पहला ऑप्शन है लोहावट, दूसरा कानूचा, तीसरा ऑप्शन भद्राजुन और चौथा खरातल। तो किस स्थान पर सेना संगठित की? तो इसका सही आंसर है 1565 में राव चंद्रसेन ने भद्राजुन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 में भद्राजुन का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए। नेक्स्ट है 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड के लिए 1564 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड के लिए किसे भेजा? उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? इसका सही आंसर है कि 1564 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने दंड देने के लिए जो बीकानेर के शासक है राय सिंह उनको भेजा। देखो, अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व कान्होजा पहाड़ी की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576-77 में शहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह असफल रही। नेक्स्ट है अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? पहला ऑप्शन है अब्दुल फजल, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है हुसैन कुली खां और चौथा ऑप्शन है बदायूं ने। तो अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो इसका सही आंसर है जो हुसैन कुली खां है उसके नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? किस समय जोधपुर का जो शासन है वो खालसा रहा था, किस अवधि में? पहला ऑप्शन है 1584 से 87, दूसरा ऑप्शन है 1586 से 87, तीसरा ऑप्शन है कभी नहीं और चौथा 1581 से 1583 के बीच। तो किस वर्ष जो जोधपुर है वो खालसा रहा था? किस वर्ष जोधपुर है वो खालसा रहा था? तो इसका सही आंसर है कि जो 1581 से लेकर 1583 के बीच है वो जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 83 3 वर्ष तक खालसा रहा था, यानी 1581 से 83 से 3 साल हो गए। उन 3 सालों तक जो ये खालसा रहा था। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह ने मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलहत और खिताब सहित 1583 में दे दिया था। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई तो जोधपुर को खालसा कर दिया गया। 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर खालसा रहा था, 3 वर्ष तक रहा था। उसके बाद में खिलहत और खिताब दोनों सहित जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया और उदय सिंह प्रथम शासक बने तो उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी मारवाड़ के। नेक्स्ट है जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है गज सिंह, तीसरा ऑप्शन है सूर सिंह और चौथा ऑप्शन है जसवंत सिंह फर्स्ट। तो हमें बताना है कि
ये जो है ना, अकबर ने किस राजा को सवाई की उपाधि प्रदान की थी? जयपुर का तो हमने पढ़ा था कि जयपुर के अंदर सवाई की उपाधि थी जयसिंह सेकंड को, और किसने दी? औरंगजेब को। लेकिन मारवाड़ के अंदर जो सवाई की उपाधि है वो किसे दी गई थी, है ना, अकबर के द्वारा। तो देखो 1605 में अकबर ने जो राजा सूर सिंह है उन्हें सवाई की उपाधि किसे दी थी? जो सूर सिंह जी थे ना, सूर सिंह सवाई, तो उन्हें अकबर द्वारा ये उपाधि दी गई थी। किसे? सूर सिंह द्वारा ये उपाधि दी गई थी, है ना, सूर सिंह को दी गई थी अकबर द्वारा। नेक्स्ट है कि महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जो महाराजा गज सिंह जी है वो किस राज्य के शासक थे? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है धौलपुर और चौथा है जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर के राजा गज सिंह थे ना, गज सिंह थे जोधपुर के। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई? जो मुगल सम्राट थे जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे दी? पहला ऑप्शन है गज सिंह, दूसरा ऑप्शन है सूर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मलिक अंबर और चौथा ऑप्शन है मनोहर। तो किसे जो है वो दलथम्बन की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई? तो इसका सही आंसर है जो गज सिंह जी थे उसे दलथम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी। देखो दो उपाधियाँ दी गई, एक तो सवाई की और दूसरी दलथम्बन की। तो सवाई पिता हमेशा सवा गुना रहेगा, तो सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि और दलथम्बन गज सिंह को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। देखो महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जाल और 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा इनकी वीरता से प्रसन्न होकर दलथम्बन का मतलब फौज रोकने वाला, दलथम्ब यानी जो दल है, थम्ब यानी फौज को रोकने वाला की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है राजारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण कौन था? राजारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण कौन था? पहला ऑप्शन है राज सिंह कुपावत, दूसरा राम सिंह, तीसरा गोपाल सिंह और चौथा मान सिंह। तो हमें बताना कि जसवंत सिंह के राजारोहण के समय उसका संरक्षण कौन था? तो इसका सही आंसर है राज सिंह कुपावत। कौन? राज सिंह कुपावत है। देखो बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राजतिलक 25 मई 1638 को किया था। राजकार्य चलाने के लिए आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुपावत को जोधपुर का मंत्री व उनका संरक्षण नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 को वहां की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा खिताब से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह के राजारोहण के समय कितने मनसब प्रदान किया गया था? जो महाराणा जसवंत सिंह के राजारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है 4000 जात तथा 4000 सवार, दूसरा ऑप्शन है 4000 जात तथा 4000 सवार और दो अस्पा सिंह अस्पा, और तीसरा है 5000 जात तथा 5000 सवार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 5000 जात 5000 सवार दो अस्पा और सिंह अस्पा। तो इसका सही आंसर है 4000 सवार थे और 4000 जात थे। 5000 का मनसब तो देखो सबसे पहले 7000 का उसके पास था, एक तो कोका था और एक है ना मान सिंह थे, फिर इनका 5000 कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि देखो 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलअत जड़ाऊ जमदर एवं टीका दिया तथा उसे 4000 जात एवं 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उनके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात व 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे, वहां अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। पहले 4000 जात और 4000 सवार जात और 4000 मनसब थी, और फिर 5000 जात और 5000 की मनसब कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में
धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो धर्मत किस राज्य में है? तो देखो तो धर्मत है वो मध्य प्रदेश में। जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की थी। तथा धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश के युद्ध 16 अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहां ने इन्हें महाराज की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया। नेक्स्ट है सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? पहला ऑप्शन है महाराजा राज सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, तीसरा मिर्जा राजा जय सिंह और चौथा राव रतन सिंह राठौर। तो देखो सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के समाचार मिलते ही राजपूत शासक ने किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह ने स्वीकार की थी, क्योंकि उस समय वही राजा थे जोधपुर के। नेक्स्ट है कि वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह दमन के लिए भेजा। वह सिपह सालार कौन था जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध दमन के लिए भेजा? पहला ऑप्शन है अनूप सिंह, दूसरा ऑप्शन है कर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। किसे भेजा ये बताना है। इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। किसे? जसवंत सिंह को भेजा। नेक्स्ट है दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू के मध्य, दूसरा ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह और हुमायूं के और चौथा औरंगजेब और दारा के। तो दोराई का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ। देखो 14 मार्च 1659 को औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर की जयसिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उनके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट है खजुआ युद्ध 1659 में औरंगजेब के साथ किसने किया? जो खजुआ युद्ध है 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया? खजुआ युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है कर्ण सिंह, तीसरा है जय सिंह और चौथा भीम सिंह। तो देखो इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। जब शुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराज जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजुआ के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिससे औरंगजेब की विजय हुई। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह और चौथा ऑप्शन है सूर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजीत सिंह। देखो अजीत सिंह राठौर 1658 ईस्वी में महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 में खालसा घोषित कर दिया। पहले 1581 से 83 तक, फिर 1679 में
वापस खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजय सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजय सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना की? जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? पहला ऑप्शन है रावचंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, तीसरा है महाराजा भक्त सिंह और चौथा महाराज कुमार शेर सिंह। तो इसका सही आंसर है महाराजा अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दूहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार आदि ग्रंथ की रचना तथा जसवंत सिंह थड़ा, मंडोर, फतेह महल, जोधपुर, घनश्याम दास जी का मंदिर, जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया? जो औरंगजेब है, औरंगजेब के बागी पुत्र हुए, उनका नाम था अकबर। अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया? तो पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन है साहू जी, तीसरा संभाजी और चौथा पेशवा बाजीराव। ये लेब असिस्टेंट जो होम साइंस है उसके एग्ज़ाम में आया था और ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था क्योंकि ये मुझे नहीं आया था। जो राजस्थान जीके थे उसमें मेरा स्कोर था, मतलब 50 क्वेश्चन आए थे, बाकी 100 क्वेश्चन आए थे हमारे जो होम साइंस है उसमें से। तो मैंने क्या किया, और उस टाइम मैंने 50 में से 45 क्वेश्चन तो करे थे जो कि मेरे एक्यूरेट सही थे और 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए और 3 मैंने छोड़ दिए। तो जो मैंने छोड़ा उसमें से ये क्वेश्चन था कि ना, जो 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार से कोकण साथ ले गए थे, तो मुझे नहीं आता था उस टाइम, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है संभाजी के दरबार में ले गए थे। देखिए, औरंगजेब के चौथे पुत्र, औरंगजेब उनके चौथे पुत्र हैं, जो पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया था। मतलब ये तो जैसे जैसे अपन ना अभी पढ़ रहे हैं ये तो सारा वृतांत हम देख रहे हैं कि ना, पहले तो क्या हुआ, पहले सारे पुत्र बागी हो रहे हैं। हमने खुर्रम को देखा, ठीक है, खुर्रम के बाद में हमने जो औरंगजेब है उसको देखा, औरंगजेब के बाद में अब औरंगजेब का पुत्र भी बागी हो रहा है अकबर। तो हमने सारे मतलब कि पिता और पुत्र के अंदर हमने संघर्ष देखा। तो इतने भयंकर संघर्ष थे कि बागी हो गए कि इन्होंने तो अपने पिता की हत्या करके शासक बने, कि इन्होंने शाहजहाँ को औरंगजेब ने जेल में बंद करवा दिया था, कारागार में बंद करवा दिया था। तो ये जो राजगद्दी है वो ऐसे ही इनके हाथ में आई। तो इन्होंने अपनों का कुछ ने खून बहाया और किसी ने जेल में डलवा दिया, इस तरह से। तो देखिए, औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के साथ में मराठा संभाजी की शरण में कोकण चला गया। जो कोकण है वहाँ चला गया था संभाजी के संरक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? मतलब कि एक है हमारा जो राठौड़ वंश के अंदर एक ऐसे शासक हुए जिन्हें कान का कच्चा शासक कहा गया। पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताऊँगी। देखो, पहला ऑप्शन है राय सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा अजय सिंह और चौथा सज्जन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो राजा अजीत सिंह है। अजीत सिंह को डॉक्टर हीरानंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। कान का कच्चा यानी कि जिसे ना, मतलब कि जो दूसरों की बात को जल्दी ही मान ले, या जिसे दूसरे की बात बहुत इफेक्ट हो, मतलब कि दूसरे की, उसने बताया कि ये आपसे गद्दारी करेगा, ये इसने आपसे गद्दारी की, तो मतलब मान लेना कि ना इसने आपके बारे में, भले ही उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन किसी और ने आपको कहा तो आप ना त्वरित मान गए कि हाँ ये ऐसा कर सकता है। तो देखिए, जब ना जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो जो ना जसवंत सिंह के जो पुत्र जो अजीत सिंह उस समय पेट में थे, तो अजीत सिंह की मुगलों से उन्होंने सुरक्षा की थी उस टाइम, है ना। तो जब इनका
को पता चला तो दुर्गादास ने इनकी सुरक्षा की। अजय सिंह के पैदा होने के बाद भी है ना इनको इनका लालन पालन पोषण में सारा जो ध्यान है वो अजय सिंह का वो दुर्गादास राठौड़ ने रखा ना। इतनी स्वामी भक्ति दिखाई। उसके बाद भी उन्होंने मतलब कि किसी के बात में आकर उन्हें देश निकाला दे दिया। फिर वो उज्जैन चले गए और वो पहले तो मेवाड़ गए, फिर मेवाड़ से शायद वो उज्जैन चले गए और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उनकी समाधि है। इतनी देशभक्ति करने के बाद भी है ना वो मतलब कि उनको कुछ अंत में क्या मिला, देश निकाला मिला और कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए डॉक्टर हीरानंद ओझा ने उन्हें कान का कच्चा शासक कहा था। नेक्स्ट है मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया। पहला ऑप्शन है सेनापति, दूसरा है हाकिम, तीसरा प्रधान और चौथा मनसबदार। तो क्या पद दिया गया, तो इसका सही आंसर है हाकिम का पद मिला था। मैंने कहा था ना अभी पहले क्वेश्चन में जस्ट कहा था कि वो पहले मेवाड़ गए, उसके बाद में वो उज्जैन चले गए थे। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजय सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजय सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह सेकंड ने इन्हें विजयपुर की जागीर दी थी और बाद में रामपुर का हाकिम नियुक्त कर दिया। पहले तो उन्हें रामपुर की जागीर दी और बाद में उन्हें हाकिम के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा अजीत सिंह, तीसरा अनूप सिंह और चौथा अभय सिंह। तो जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह ने ना कि मारवाड़ के शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। तो इसका सही आंसर है अजय सिंह को दिया। देखो गोराधाय ने पालने में कुंवर अजय सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बनने मुकुंद सिंह खिची को सौंप दिया। मुकुंद सिंह खिची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के जो कालिंदी मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर इनकी परवरिश की तथा वयस्क होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। तो इस कार्य में क्या हुआ, जो इतना बड़ा कार्य था तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दिन का कार्य नहीं था। ये जो तपस्या थी ये काफ़ी वर्षों की चली थी। पहले इन्हें वहाँ से निकाला गया, पहले औरंगजेब के मुगलों के वहाँ से निकाला गया। फिर बाद में इन्हें ना मुकुंद सिंह खिची को सौंपा। मुकुंद सिंह खिची ने दिल्ली से सिरोही राज्य की जो कालिंदी मंदिर वहाँ पर छिपाया। फिर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर इन्हें रखा गया, वहाँ उन्हें पालन पोषण किया गया और बाद में वयस्क होने पर इन्हें प्रकट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना वो किस शासक के शासनकाल में की गई। पहला ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, तीसरा महाराजा तख्त सिंह और चौथा महाराजा सरदार सिंह। तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई। तो इसका सही आंसर है जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड है, उनके काल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ। जो गिंगोली का युद्ध या इसे ही प्रबसर का युद्ध कहा जाता है, ये किनके मध्य हुआ। पहला ऑप्शन जयपुर और बीकानेर, दूसरा मेवाड़ और जोधपुर, तीसरा जयपुर और चौथा है जयपुर और मेवाड़। तो इसका सही आंसर है जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ। देखो गिंगोली का युद्ध 1807 में जयपुर के राजा जगत सिंह और जोधपुर के राजा मान सिंह राठौड़ के बीच में हुआ था, जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय हुई। ये युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाह के विवाद में हुआ था। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा को अंततः संन्यास ले लिया। जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन से पहले महाराजा छत्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा तख्त सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है वो है महाराजा सूरज सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा मान सिंह। तो किसने संन्यास ले लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा मान सिंह थे। उन्होंने 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए उन्होंने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में किया गया।
किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है तारीख एलाई में, दूसरा हमीर महाकाव्य में, तीसरा वंश भास्कर में और चौथा राज रूपक में। तो बताना कि जोधपुर राजा अभय सिंह और सरबुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर है राज रूपक में। देखिए, महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि के निदान ने उसके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जगजीवन ने अभ्युदय, रत्नु शाखा के चारण, वीर भाड़ ने राजरूपक, सुरती मिश्र ने अमरचंद्रिका की रचना की। तो ये जो चीज़ है राजरूपक में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? जो भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है महाराजा हनुवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा सरदार सिंह, तीसरा महाराजा तख्त सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा उमेर सिंह। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जोधपुर के महाराजा थे वो थे हनुवंत सिंह थे। देखिए, महाराजा हनुवंत सिंह जून 1947 से 30 मार्च 1949 तक उनका जो समय रहा। महाराजा उमेर सिंह की मृत्यु 21 जून 1947 को उनके पुत्र हनुवंत सिंह जोधपुर का महाराज बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुवंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुवंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुआ। मतलब इन्होंने काफ़ी नाटक किए और इवन इन्होंने शायद किसी के गन भी रख दी, स्पॉट कर दी गई थी, यहाँ पर रख दी गई थी। इनको क्या जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भड़का दिया था और इसी वजह से ये वहाँ मिलना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से समग्र भारत को एकत्रित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा है उसके संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है राव रतन सिंह, दूसरा राव दूधा, तीसरा ऑप्शन है राव चंद्र सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो है भोजराज। तो राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है राव दूधा थे। कौन थे? मेड़तिया शाखा राठौड़ वंश के, उसके संस्थापक कौन थे? राव दूधा। ध्यान रखिए राव दूधा ना। तो मेड़तिया राठौड़ मंडोर के शासक राव जोधा के पुत्र राव दूधा जी के वंशज मेड़ता नामक गाँव में रहने के कारण गांव नाम से मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ों को दूधावत राठौड़ भी कहा जाता है। मतलब जो मेड़तिया राठौड़ है उन्हें दूधावत राठौड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ना जो नींव है वो दूधा ने रखी थी। नेक्स्ट है, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया? जो किस शासक है उसे कलयुग का कर्ण कहा गया? पहला ऑप्शन है राव लूणकरण, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा जय सिंह और चौथा राणा सांगा। तो इसका सही आंसर है राव लूणकरण, उसे कलयुग का कर्ण कहा गया। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण सर अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण बिटू सुजा के ग्रंथ में जेतसिरो छंद के नाम से विख्यात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है हालाझाला में, दूसरा हरिरस में, तीसरा राव जैसी रोचंद में और चौथा भक्तमाल में। तो इसका सही आंसर है राव जैसी रोचंद। बाबर के उत्तराधिकारी कामरान ने 1534 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार कर लिया और बीकानेर के शासक जेतसी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में जेतसी ने बड़ी सेना के साथ 26 अक्टूबर 1534 की रात्रि को अचानक मुगलों पर हमला कर दिया और उन्हें गढ़ छोड़ने पर बाध्य किया। राव जैसी को विजयश्री प्राप्त हुई। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन बिटू सुजा कृत राव जैसीरो ग्रंथ में प्राप्त है। नेक्स्ट है, किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जैसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जैसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? पहला ऑप्शन राणा उदय सिंह, दूसरा राव मालदेव, तीसरा शेरशाह और चौथा अकबर। तो किसने दिया था? इसका सही आंसर है शेरशाह सूर्य को। देखो किसने 1544 में बीकानेर का पुनर्धिकार राव जैसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? तो शेरशाह ने दिया। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहाँ का प्रबंध है वो खवास खां को संभाला दिया। वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर फिर अपनी राजधानी लौट गया। वीरम को तो मेड़ता और कल्याणमल को जो बीकानेर सौंप दिया और फिर अपनी राजधानी लौट गया। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया?
1569 में, 1570 में, 1572 में या 1575 में? तो इसका सही आंसर है 1570 में। नागौर दरबार 1570 में। मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर बीकानेर महाराणा कीकाऊ को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने अपनी ओर से और मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किससे सुपुर्द किया? पहला ऑप्शन है उदय सिंह जोधपुर, दूसरा मान सिंह आमेर, तीसरा राय सिंह बीकानेर और चौथा सुरजन सिंह रणथंभौर। तो अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किससे सुपुर्द किया गया? तो इसका सही आंसर है राय सिंह को सुपुर्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? तो किसने किया था? सही आंसर है कल्याणमल ने हस्ताक्षर किए 1570 में। सम्राट अकबर ने नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। इन्होंने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया था।